नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है छोटा नागपुर टेंडेंशियल एक्ट। जेपीएससी में करीबन 5 मार्क्स का इस एक्ट से सवाल होता है। हम लोगों का कोशिश है कि इस एक्ट को पूरा का पूरा कवर करें। आज हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं छोटा नागपुर टेंडेंशियल एक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस एक्ट को 11 नवंबर 1908 को पास किया गया था। इस एक्ट को 11 नवंबर 1908 को पास किया गया था और इस एक्ट में टोटल 19 चैप्टर, याद रखिएगा 19 चैप्टर और 271 सेक्शंस हैं। चैप्टर टोटल 19 हैं और 271 सेक्शंस हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद इस एक्ट को लाया गया था। क्यों? सेंस ऑफ एलिमिनेशन। जो लैंड है, ज़मीन है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आदिवासियों के ज़मीन को प्रोटेक्ट करना है, तो आदिवासियों को ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लॉ चाहिए। तो इस लॉ को पास किया गया। कब पास किया गया? 11 नवंबर 1908 को। और इस एक्ट को जो तैयार किया गया था, जॉन एच हॉफमैन एक मिशनरी वर्कर थे। जॉन एच हॉफमैन ने इस एक्ट का खाका को तैयार किया था, इस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। आप जानते हैं कि जो एक्ट है, इस एक्ट को ट्राइबल्स का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस एक्ट को इतना इंपॉर्टेंट देख दिया गया है कि इस एक्ट को ट्राइबल्स का मैग्ना कार्टा कहा गया है। छोटा सा समझते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो 15 जून 1215 में इंग्लैंड में किंग जॉन ने अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो नागरिक हैं, उसको कुछ अधिकार लिख करके दिया। आप जानते हैं राजशाही में अधिकार नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, लेकिन किंग जॉन ने सबसे पहले अपने सिटीजन्स को कुछ अधिकार लिख करके दिया। और उसी अधिकार को जो लिख करके दिया वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को माना गया और उसी डॉक्यूमेंट्स को बोला गया मैग्ना कार्टा। आप समझ सकते हैं इस एक्ट को उस एक्ट से तुलना किया गया है। 1215 के जो मैग्ना कार्टा है उससे तुलना किया गया है। तो ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आदिवासियों के लिए। ये एक्ट टोटल अगर देखें तो इस एक्ट का जो एरिया टोटल जो है 18 डिस्ट्रिक्ट्स में इस एक्ट को कवर करता है। जहां जहां पे SPT लागू नहीं होता है वहां पे CNT जो है लागू होता है। मोटा मोटी इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, एक एक करके समझेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू होता है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स में CNT एक्ट जो है लागू होता है। अब तक अगर हम देखें इस एक्ट को 26 बार अमेंड कर चुका है। 1995 तक, आज तक 1995 तक, मतलब आज तक का तो डाटा नहीं है, लेकिन हाँ 1995 तक टोटल 26 बार इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा इस बात को। इस एक्ट को 9 शेड्यूल में डाला गया है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में इस एक्ट को डाला गया है। आप जानते हैं कि जो भी अधिनियम को अगर प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसको 9वीं शेड्यूल में डाल दो। इस एक्ट को 9वीं अनुसूचित में डाल करके, मतलब 9वीं शेड्यूल में डाल करके इस एक्ट को कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी मतलब सीधा सा अगर हम उसको लेमैन की भाषा में समझें तो आपके टीचर ने कहा कि कॉपी लाओ, देखो कि क्या क्या तुम सवाल बनाए हो, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये करेक्ट है। तो ये टीचर्स ने क्या किया? एग्जामिन किया आपकी कॉपी को। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एग्जामिनेशन पावर देता है किसी पार्लियामेंट्री लॉ को, किसी स्टेट लॉ को। अगर कोई लॉ मौलिक अधिकार का हनन करता है, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होगा कि उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दे। तो जो 9 शेड्यूल्स में जो एक्ट होता है उसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यह हुआ कि 9 शेड्यूल में दिया गया कोई भी अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है। कोई भी अधिनियम जो 9 शेड्यूल में दिया गया है,
और वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कहीं डैमेज करता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है फिलहाल। दूसरी बात है, तब तो इस एक्ट को कौन रिपील कर सकता है? इस एक्ट को पार्लियामेंट रिपील कर सकता है। ये एक्ट कोर्ट में जाकर के रिपील नहीं हो सकता है, ये एक्ट कोर्ट में नॉन एंड वाइड डिक्लेयर नहीं हो सकता है। और इस एक्ट को कहां डाला गया है? 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में इस एक्ट को डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज तक जो एक्ट था, मतलब आज तक कहने का मतलब है कि 1962 तक ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को प्रोटेक्ट करता था, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन 1962 में अमेंडमेंट लाया गया और इसमें जो है शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस सभी नहीं, कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है 1962 के अमेंडमेंट से उसको भी इस एक्ट के तले ला करके उसे भी प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है कि कब जो है शेड्यूल ट्राइब से हटकर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को जोड़ा गया? तो 1962 में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को जो है इस एक्ट में जोड़ा गया। ओरिजिनली ये एक्ट जो था किसको प्रोटेक्ट करता था? सिर्फ और सिर्फ जो है ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करता था। इस एक्ट का जो अगर हम देखें दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे मैं दावे से बोलता हूं इससे सवाल आएगा, इससे सवाल आना है, ये तय है, ये एस्पिरेंट आईक्यू के तरफ से चैलेंज है, इससे सवाल आएगा। अगर हम सेक्शन 46 और सेक्शन 49 इस एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे सेल एंड परचेज के बारे में बात करता है। ट्राइबल्स लैंड को कैसे सेल किया जाए, कैसे परचेज किया जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसको परचेज नहीं किया जाएगा, किसको सेल नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीजों का डिस्कशन जो है सेक्शन 46 और 49 जो है इस एक्ट को बताता है। ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल्स का लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के परमिशन से ही होगा। थोड़ा और समझिएगा, इस एक्ट को डिप्टी कमिश्नर के परमिशन से ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 49 क्या कहता है? सेक्शन 49 कहता है, हमने देखा कि सेक्शन 46 कहता है कि एक लैंड ट्राइबल अपने ही ट्राइबल्स को ट्रांसफर कर सकता है। यह हुआ पहला, मतलब आदिवासी को ही लैंड को ट्रांसफर कर सकता है। यह बात करता है सेक्शन 46। 49 बात करता है कि एक आदिवासी नॉन आदिवासी, मतलब एक ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स को कब ट्रांसफर कर सकता है लैंड। तो ये क्या हुआ? 46 का एक्सेप्शन हुआ। सेक्शन 46 का 49 क्या है? अपवाद है। 49 में कहता है कि जो ट्राइबल्स है नॉन ट्राइबल्स को भी जमीन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हाँ याद रखिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल्स को किस पर्पस के लिए ट्रांसफर कर सकता है? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, माइंस के लिए। ये सब अगर पर्पस है तो आदिवासी अपने लैंड को नॉन आदिवासी, मतलब नॉन ट्राइबल्स को सेक्शन 49 के मदद से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ एक चीज और याद रखिएगा, सेक्शन 71, इस अधिनियम का सेक्शन 71 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 71 कहता है कि ट्रांसफर जो लैंड हुआ था नॉन ट्राइबल को, वो ट्रांसफर कर दिए हम नॉन ट्राइबल्स को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वहां तो कुछ दूसरा काम हो रहा है। हाँ, तो हम डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे और उस लैंड को रीस्टोर करवा सकते हैं ट्राइबल्स या फिर शेड्यूल कास्ट के फेवर में। मतलब समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि एक लैंड जो है, एक लैंड जिसका पर्पस था हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिसका पर्पस था इंडस्ट्री के लिए, उस पर्पस के लिए ट्राइबल्स ने नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें तो इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है। ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी हुआ था जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए ना यूज हो करके किसी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे में सेक्शन 71 का मदद लेकर के डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर के एक एप्लीकेशन लगाएगा और बोलेगा कि ये जो ट्रांसफर हुआ था उस लैंड को रीस्टोर करवा दीजिए। तो ये सेक्शन 71 क्या है? प्रोटेक्शन दे रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ पावर जो है
डिप्टी कमिश्नर को लैंड को रिस्टोर करने का पावर दे रहा है। छोटा सा सेक्शन 46 का ए और बी समझते हैं। सेक्शन 46 का ए जो है वो कहता है कि जो लैंड है आदिवासी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 46 ए, आदिवासी कैन ट्रांसफर देयर लैंड ओनली टू अनदर आदिवासी, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, सेम पुलिस स्टेशन में उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, एक आदिवासी, अब कोई एक आदिवासी जो है सपोज रांची में रहता है, वो चाहेगा कि रांची में, एक आदिवासी जो है दुमका का आदिवासी जाकर के रांची में खरीदना चाहेगा, तब नहीं होगा। उसी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, उसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए, तब जाकर के एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का जमीन खरीद सकता है। उसमें भी क्या है, उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी अगर डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लिया हो तब। उसमें भी ऐसे ही नहीं, अगर डिप्टी कमिश्नर ने परमिशन दिया है कि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को अपने पुलिस स्टेशन के एरिया में ट्रांसफर करे जमीन, तब जो है सेक्शन 46 ए जो है कहता है कि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को जमीन ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह से 46 सेक्शन 46 बी हमने देखा कि 1962 में ये एक्ट, अब तक 1962 से पहले सिप और शेड्यूल ट्राइब पे लागू हो रहा था, लेकिन हमने देखा कि अमेंडमेंट करके 1962 में शेड्यूल कास्ट को भी लाया गया और बैकवर्ड क्लास को भी लाया गया। तो जो बैकवर्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब है वो भी क्या कर सकते हैं, अपना जमीन अपने ही मेंबर में, याद रखिएगा, अपना जमीन किसी और को नहीं, अपने ही कम्युनिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि वो डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेकर के, डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेकर के ही अपने ही मेंबर में, मेंबर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी, अपने ही मेंबर्स में जो है ट्राइबल शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो जमीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। किस एरिया में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। तो जुरिडिक्शन क्या हुआ, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में किसी शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट को जमीन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये